हम भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। लॉर्ड क्लाइव को पढ़ा हमने। लॉर्ड क्लाइव के बाद सारी जो व्यवस्था है, मैसूर के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष है, मराठों के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष है, हमने बराबरी से पढ़ा। आज की तारीख में जो हम पढ़ेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भी पढ़ा। आज डलहौजी आपका जो विषय है वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो हम उस पर आज प्रकाश डालेंगे। आप लोग अपने माइक बंद म्यूट कर लीजिए। किसी की मम्मी उनको समझा रही है। ठीक है, माइक को म्यूट रखिए। तो लॉर्ड डलहौजी हमारा आज का विषय है। इसे इंसान को जरा ध्यान से देखिए। ये वही इंसान है जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ, ऐसा माना जाता है। मेरा मानना यह है कि 1857 का विद्रोह के साथ साथ ये बहुत सारे सुधार भी करके गया है, और हम दोनों ही चीज़ों पर डालेंगे प्रकाश, क्योंकि आप देख रहे हैं बराबर जो अभी हमारे नीति है, अंग्रेज़ों की नीति है, वो हमारे हिंदुस्तान को हड़पने की नीति है इस समय में। चाहे वो स्थायी बंदोबस्त के जरिए हो, चाहे बेलजली की सहायक संधि के जरिए हो, या फिर लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो नीति है, व्यपगत का सिद्धांत है, उसके जरिए हो। ये तो इसका एक अलग पहलू है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी अपने भारतीय सुधारों के लिए भी जाना जाता है। अब इन सुधारों के पीछे का जो उद्देश्य है वो भले ही फर्क हो, वो उद्देश्य हिंदुस्तान के सपोर्ट में था या नहीं था, ये एनालिसिस का विषय है, और वो हम एक एक करके इसको देखेंगे। जब हम लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। इसको अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। उसने जो युद्ध है उससे ज़्यादा उसका व्यपगत का सिद्धांत मशहूर है, पर उसने कुछ युद्ध भी किए, प्रारंभिक उसके कुछ युद्ध भी हैं जो कि पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहला जो उसकी विजय थी वो उसने जो देशी रियासतें थी, जो भारतीय रियासतें थी, उनको 3 भागों में विभाजित किया था। उनकी जो पदवियां थी वो भी उसने छीनने का प्रयास किया। मुगल बादशाह जैसे बादशाहत है, इन पदवियों को भी छीनने का उसने प्रयास किया, हालांकि वो सफल नहीं हुआ। इसलिए उसने कुछ बीच का रास्ता अपनाया। कुछ ऐसी रियासतें थी जिनके अपने पुत्र नहीं थे, गोद लिए हुए पुत्र थे, वहां के लिए उसने एक नीति बनाई ताकि साम्राज्यवादी इस भावना को अंग्रेजों की आगे विस्तार दिया जा सके। डलहौजी नगर भी उसी ने बसाया, जो डलहौजी आज पर्यटन स्थल बना हुआ हिंदुस्तान का। ये वो खूबसूरत डलहौजी है जो कि डलहौजी ने ही बनाया था। उसका कारण ये था, दिल्ली की गर्मी सब जानते हैं, मार्च अप्रैल मई जून भयंकर गर्मी होती है। ऐसे में काम का सारा ठप होने का हो जाता था, इसलिए उसने एक ठंडा प्रदेश उठाया और यहाँ पर डलहौजी एक नगर बसाया, अपनी कैपिटल शिमला को बनाया, उसने उधर ट्रांसफर किया। डलहौजी उसे बहुत प्यारा भी था। बाद में डलहौजी बहुत डेवलप किया, एक कहना चाहिए स्वतंत्र भारत में ये ज्यादा डेवलप किया। डलहौजी की जो सबसे बड़ी सफलताएं थी, वो जो शुरुआत उसने की 1848 में भारत में आने के बाद, 1849 में 1849 में उसकी जो पहली सफलता थी वो पंजाब थी। आंग्ल सिख युद्ध था दूसरा जिसके उसने जीता, और मुल्तान के गवर्नर जो मूल राज के विद्रोह को उसने दबाया, जिसने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी, उसको उसने दबाया। साथ में हजारा के सिख गवर्नर चतर सिंह के विद्रोह को उसने दबाया। चारों तरफ जो है ना विद्रोह था पंजाब के अंदर, क्योंकि दलीप सिंह के आगमन के साथ ही एक विद्रोह का पूरा वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया था। तो उसने उस चीज को दबाने का बहुत प्रयास किया और लास्टली उसने 1849 में उसको सफलता भी इसके अंदर मिली। डलहौजी ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात 29 मार्च 1849 में घोषणा के द्वारा पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में ही मिला दिया। ठीक है, रणजीत सिंह के बाद फिर ये साम्राज्य के अंदर डावाडोल की स्थिति में रहा पंजाब का एरिया, और बाद में इसको डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर शामिल कर लिया। दलीप सिंह की एक पेंशन दे दी गई, और उसको जो पेंशन का मतलब ये होता है, अब वो वहां का किंग नहीं है, सीधी बात है। उसने इस समय में कहा भी था डलहौजी ने, क्योंकि धीरे धीरे जो पंजाब के एरियाज थे, इन एरियाज के अंदर डलहौजी को लेकर जो है एक घृणा का वातावरण तैयार हो गया था। तो डलहौजी ने इस विषय में बोला भी था कि सिख जो है वो युद्ध मांग रहे हैं,
और हम जो है इस युद्ध को प्रतिशोध के साथ इस युद्ध को हम करेंगे, ये बात उसने बोली भी थी। भाई अपना माइक म्यूट करिए। ये एल लिखकर किसका क्या आ रहा है, ये माइक म्यूट करिए। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, उस पर अधिकार कर लिया 1850 के अंदर। लोअर बर्मा का पीगू का क्षेत्र जो है वो उस पर अधिकार किया। ये कौन है बेटा, ये रूबी शर्मा, अपना माइक म्यूट करिए। लोअर बर्मा और पीगू का जो था वहां तक उसने उस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में किया, यानी बर्मा तक भी वो पहुंच गया। 1852 में उसने अंग्रेजी साम्राज्य में से विलय कर लिया। एक एक करके अगर देखें तो ये साम्राज्यवादी नीति है। अभी युद्ध के जरिए वो इस नीति को अपनाने का प्रयास कर रहा है, और जब उसे लगेगा कि बड़े पैमाने पर युद्ध करने में अभी सक्षम नहीं है, तो वो जो है लैप्स के सिद्धांत के जरिए करता है, जो मैं आपको बाद में कराऊंगी। अभी हम डलहौजी के जो है सुधार, उनके कौन कौन से, उसने किस किस क्षेत्र में सुधार किए। सामाजिक उसने कई सारे सुधार किए, प्रशासनिक सुधार किए, सैनिक सुधार किए, रेलवे के अंदर आप जानते हैं बहुत बड़ा एक सुधार डलहौजी के द्वारा दिया गया है। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो शुरू हुआ था, अब आप देखिए ये जो हम आज की तारीख में अपने हाथ में फोन लेकर चलते हैं ना, सारा इतना मैसेज, इसकी कहीं ना कहीं एक शुरुआत, इलेक्ट्रिक उसकी शुरुआत डलहौजी के टाइम पीरियड में रख दी गई थी। तार है, डाकघर की स्थापना है, लोक निर्माण कार्य है, वाणिज्य ने व्यापार के अंदर उसने सुधार किया, और शिक्षा में भी उसने कई सुधार किए। एक एक करके हम इस चीज को देखेंगे। सामाजिक सुधारों में हिंदुस्तान की एक बड़ी बुरी सी एक परंपरा में शामिल हो गया था कन्या की हत्या, जो आज तक अनफॉर्चुनेटली, पहले कन्या को क्या होता था, भ्रूण की हत्या करने के कई तरीके होते थे। जन्म लेने के बाद उसे दूध में डाल के मार देना, उसे जमीन में गाड़ देना, जो अभी भी उड़ीसा में कई आदिवासी टाइप के जो अभी भी कुछ कुछ परंपराओं में चलता है, दिखाई देता है, कभी कभी आती है न्यूज कि उड़ीसा के अंदर अभी भी ऐसा करती है। कन्या को अमूमन आज भी बहुत सहज तरीके से हम स्वीकार नहीं करते। ये जो चीज है ये वास्तव में मुझे बड़ी अफसोसजनक लगती है। जब हम अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो डलहौजी ने इस चीज को अमानवीय आधार पर इस चीज को खत्म किया उसने। ये अभी भी राजपूतों में प्रचलित है, जो उच्च उसमें है। राजस्थान में आप चले जाइए, अभी भी बाल विवाह भी है, कन्या की हत्या का भी है। एक मूवी हमारे यहाँ आई थी, उसकी रेखा की मूवी आई थी लज्जा, उसमें ये दिखाया गया है बाकायदा किस तरह से दूध में डाल के कन्या को मारने का प्रयास करते हैं जिसे वो बचाती है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये छोटी छोटी चीजें अभी भी हमें दिखाई देती है, जिसको डलहौजी ने, हम बात कर रहे हैं 1853-54 के आसपास की, जब डलहौजी इन चीजों को खत्म कर रहा है। सोचो तब भी थी, और आज हम 2020 के अंदर मूव कर रहे हैं और अभी भी हमें ये चीज अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं दिखाई दी जाती है। तो ये हमें समझने का विषय, डलहौजी ने इसको खत्म किया। उड़ीसा, मद्रास और मध्य प्रांतों में प्रचलित जो मानव बलिदान की एक अभी भी है, ये चीज आपको दिखाई दे जाएगी। बंगाल की तरफ और बिहार की तरफ अभी ये चीज दिखाई देती है कि जमीन अगर उर्वर नहीं है तो उसमें जो है वो बलि देने की एक परंपरा, आप कभी कभी न्यूज में पढ़ते भी होंगे, कभी छोटे बच्चे की बलि दे दी। ये गंदी परंपराएं कहीं ना कहीं आज भी हमारे दिमागों में पनप रही है, जिसको कि उस समय डलहौजी ने खत्म करने का प्रयास किया। और ये अंधविश्वास था जो मानव बलि देने का था, कि जमीन उर्वर हो जाती है इसलिए उनको मानव बलि देने की परंपरा, उसको उसने गैर कानूनी घोषित किया। उस समय तक ये चलन था कि अगर कोई भी व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है, धर्म परिवर्तन करता है, तो अपनी पैतृक संपत्ति से वो वंचित हो जाता है। लेकिन इस पर क्या किया डलहौजी ने, इस पर भी स्टेप लिया कि अगर किसी ने अपना धर्म परिवर्तन किया तो वो संपत्ति पैतृक तो उसी की है, परिवर्तन के साथ उसका अधिकार खत्म नहीं होता। तो उसने ऐसे लोगों का एक खाका भी तैयार करवाया, उस संपत्ति को एनालाइज कराया, ये उस रूपांतरणों से ये जांच की गई कि ये संपत्ति जो है वो परिवर्तन के उसमें नहीं जानी चाहिए जिसकी संपत्ति है। तो कई सामाजिक आधार पर डलहौजी ने वास्तव में कई अच्छे काम किए। डलहौजी ने 1850 में धार्मिक अक्षमता अधिनियम पारित किया, जिसमें हिंदू को अपनी पैतृक संपत्ति विरासत में मिली। ठीक है, ये कानून भी उसी ने कहा कि ये भी उसी से जुड़ा हुआ रिलेटेड है कि अगर मान लीजिए धर्म परिवर्तन किसी वर्ष उसने कर लिया, कोई भी, चाहे इस्लाम स्वीकार कर लिया, चाहे क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर ली, या जैन धर्म बन गया या बौद्ध, तो उसकी जो पैतृक संपत्ति है वो तो उसकी अपनी है, उसको राज्य हड़प करने का अधिकार नहीं रखता है। इसको
जो है कोई भी व्यक्ति विशेष से हड़पने का अधिकार नहीं रखता। इसको उसने 1850 में इसको कानून को लागू किया। 1855 में उसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। हिंदू समाज के अंदर सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब होती है वो महिलाओं की क्यों होती है, ये मेरा भी एक प्रश्न है। क्यों, मेरी समझ में नहीं आता। जिस समाज की नींव प्राचीन भारत और वेदों के साथ रखी गई है, वेदों में कहीं भी किसी भी नारी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं है। उसे राइट टू प्रॉपर्टी तक दिया गया है, वही तो हमारी संस्कृति है। बाकी अगर कोई ईरानी तुरानी पठानी कहीं से आ जाए और हमारे ऊपर कोई चीज लागू कर दे, यानी महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं, अब अगर मान लीजिए किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, उसमें पत्नी का कोई दोष नहीं होता, उसको तुमने सती करना शुरू कर दिया। वो अगर सती नहीं होगी तो विधवा शादी नहीं कर सकती, वो बहुत दीन दुखी और तकलीफ में रहेगी। ऐसा आदमियों के साथ नहीं होता। ये एक जो चीजें परंपराएं हैं, ये क्योंकि अंग्रेज लोग 1453 में ही उन्हें यहाँ पुनर्जागरण हो चुका था, इसलिए वो इन चीजों को समझते थे। वो हमसे 400 साल पहले जग चुके थे, पुनर्जागरण उनके यहाँ हो चुका था, इसलिए वो इन चीजों को मानवीय आधार पर समझते थे। इसको कोई निजी आधार पे नहीं लिया उन्होंने। तो ये कुछ ऐसे अधिनियम जो उन्होंने, जैसे आप देखिए 1829 में जो सती की प्रथा का उन्मूलन करने के लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाया। ये 1855 में विधवा पुनर्विवाह उसी से रिलेटेड है। ये कानून बनाया गया कि भाई अगर किसी के, तो उसको फिर से शादी करने की मंजूरी मिलनी चाहिए, ना कि उसे सती करा जाना चाहिए, ना कि उसे मार देना चाहिए। अब इसके पीछे वही है, मैं हमेशा कहती हूँ, जड़ जोरू जमीन झगड़े के 3 कारण। अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति पत्नी की हो जाती है, तो सत्य है, आज भी है ये। और अगर वो शादी किसी से करेगी तो ऑटोमेटिकली वो संपत्ति जो ट्रांसफर हो जाती है। तो संपत्ति के ट्रांसफर ना हो जाए, तो हमारे समाज में कई सारी इस तरह की विकृतियां समाज के अंदर आ गई, जिसे सहज महिलाओं को भी स्वीकार करना पड़ गया, क्योंकि स्थिति परिस्थिति कुछ इस तरह की बन गई। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ पर डलहौजी ने भी एक प्रयास किया, जैसे कि सती का सिस्टम को खत्म किया गया, जैसे 1855 में उसने विधवा पुनर्विवाह की एक प्रथा को लागू किया। सामाजिक भेदभाव जो जाति के ऊपर आधारित थी, जो आज भी है, ये भी जो चीजें है ना, रेलवे का जब आविष्कार हुआ तो रेलवे के उससे हर कोई इधर से उधर जाने लगा, तो एक दूसरे को समझने पढ़ने सीखने लगा। तो ये चीजें लोगों के अंदर कमजोर होती चली गई, ये वाली चीजें कि जातिगत और ये और वो सब, क्योंकि ये एक क्षेत्र विशेष तक होती है। जिस क्षेत्र में किसी की दबंगी चलती है, उस क्षेत्र विशेष तक ही होती है ये। जब ये बाहर जाके देखता है, आप मेट्रो सिटी में आओगे, किसी को पता ही नहीं पड़ोस में कौन रह रहा है, उधर कौन रह रहा है, इधर कौन रह रहा है, किसी को इस सब चीजों की चिंता ही नहीं है। तो इसलिए ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन समाज के अंदर आने लगा रेलवे के निर्माण के साथ ही। दूसरी सबसे बड़ी बात थी, रेलवे के निर्माण के साथ ही जो पैदावार जमीन पर होती थी, उसका व्यापार भी शुरू हो गया, यानी पूंजी फ्लो करने लगी। ये जो चीज है, और ये सबसे ज्यादा जो है इसका फायदा अंग्रेजों को ही हुआ। ये अंग्रेजों ने हमारे लिए बिल्कुल नहीं किया है सुधार। इनको बहुत ध्यान से देखिए, रेलवे का आविष्कार हमारे लिए नहीं है। हमारे यहाँ जो भी कुछ जमीन में होता है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाया जाए, ये था, इसके लिए किया गया। तो उनकी भी संपत्ति बढ़ी, पर कहीं ना कहीं हमें भी इस चीज का लाभ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलने लगा। रेलवे ने जो कृषि वाणिज्य की, जो मैंने बताया, जूट है, कपास, गन्ना, चाय, नील, अफीम, इन सब की अब व्यापार शुरू हो गया, जो कि क्षेत्र तक सीमित था, अब बड़े व्यापारी उसमें आने लगा। धन जो है, पैसा जो है, वो ड्रेन होने लगा ब्रिटेन की तरफ। और जो यही एक कारण, सबसे बड़ा कारण बना कि जो लोगों में नाराजगी आ गई, जब हमारा मनी ड्रेन होने लगा, तो ये 1857 के विद्रोह का बहुत बड़ा कारण भी बना। प्रशासन में सुधार किए उसने। मुख्य उद्देश्य क्या था डलहौजी का? एक अच्छा सा ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करके शासन को केंद्रीकरण के सिद्धांत पे चलाना। उसलिए उसको प्रशासनिक सुधार भी करने पड़े। कुछ गैर विनियमीकरण की जो प्रणाली उसको तैयार किया, जो कि पहले से नहीं थे उनके, उसको रेगुलाइज नहीं थे एरियाज, उनके लिए प्रशासनिक समस्याओं से निपटने के लिए उसने आयुक्तों की नियुक्ति की। उन्हें परिषद, गवर्नर जनरल, उनको जिम्मेदार बना दिया गया। न्यायिक, पुलिस, भूमि, राजस्व संबंधी सभी अधिकार जो है वो जिलाधिकारी को सौंप दिए गए। डलहौजी ने बंगाल के उपराज्यपाल की नियुक्ति का भी प्रावधान किया, क्योंकि अभी तक बंगाल का जो गवर्नर था, वो जो गवर्नर जनरल था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। अब उसने वहां के लिए गवर्नर बना दिया, और वो जो गवर्नर जनरल बनकर आया, वो पूरे हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। 1853 में एक संसदीय अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर के रूप में अपने कार्य से राहत मिल गई, क्योंकि वहां पर राज्यपाल
नियुक्त कर दिया गया, दूसरा गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। सैन्य सुधार, सैन्य में जो पंजाब, सिंध, अवध की विजय के बाद कंपनी की सीमाओं को बढ़ाया गया। भारत के जो सैन्य हित थे उत्तर स्थानांतरित कर दिए, उत्तर में स्थानांतरित कर दिए गए। अभी तक जो थे वो सब ऐसे बिखरा हुआ क्षेत्र है, नॉर्मली जो है वो आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, निजाम और मैसूर यहाँ दिखाई दे रहा है, मराठों में दिखाई दे रहा है। अब उन्होंने इधर शिफ्ट कर दिया। डलहौजी ने कलकत्ता से बंगाल आर्टिलरी का मुख्यालय मेरठ की तरफ स्थानांतरित कर दिया। अब जो कलकत्ता में था वहां से उठा लिया, सेंटर में ले आए, वो वहां मेरठ के अंदर स्थानांतरित कर दिया। सेना का हेडक्वार्टर को भी शिमला में स्थानांतरित कर दिया। मैंने आपको बताया कि 4-5 महीने जो है वो बहुत गर्मी रहती है इस क्षेत्र के अंदर, सेंटर के, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में, तो इसलिए शिमला में ट्रांसफर कर दिया गया। और उसका एक कारण ये भी था कि जो उसका सेना का जो मुखिया था वो जो है शिमला में रहता था, तो इस वजह से भी उसको वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया। कलकत्ता और उसके आसपास बंगाल के निचले प्रांतों से पश्चिम की ओर सैनिकों की सामान्य की आवाजाही जो थी वो सुगम बनाया गया। डलहौजी जानता था कि भारत के भविष्य की सुरक्षा सेना की संख्यात्मक शक्ति और ब्रिटिश भारतीय बलों के बीच संतुलन के रखरखाव पर ही निर्भर है, वो ये जानता था। इससे तात्पर्य ये है कि जो उसकी सेना है और जो यहाँ भारत में ब्रिटिश सेना है, उनका जब सही से रखरखाव किया जाएगा तभी एक शक्ति होगी, तभी दूसरे के ऊपर दबाव बनेगा, वो ये जानता था। तो इसलिए सेना का सुधार बहुत जरूरी था। भारतीय तत्व की ताकत में कुछ कमी के बाद 1856 में उसने क्या किया, 23,000 लोगों को खड़ा किया। नहीं, 23,000 लोग। उसमें 45,000 उसके जो थे वो उसने यूरोपियन बनाए। यूरोपियन क्यों बनाए? क्योंकि उसे विश्वास पूरा नहीं था, कि उसे लगता था कहीं भारतीय अगर धोखा देंगे तो अपने सैनिक भी होने चाहिए, विश्वास पात्र सैनिक भी होने चाहिए। इसलिए उसने 45,000 की टीम जो है यूरोपियन की खड़ी कर ली। भारतीयों पर उसे भरोसा नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, गोरखा रेजिमेंट बनाई। और ये मैं आपको बता दूं 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें गोरखा रेजिमेंट ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था, सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट। और आप देख लीजिए 1849 में उसने सिखों को भी, अपने सिख क्षेत्र जो पंजाब है, अपने कब्जे में लिया है। इन दो तरफ से, इन दोनों रेजिमेंट ने ही मिलकर ये विद्रोह को खत्म किया था, और उन्होंने हिंदुस्तानियों को साथ नहीं दिया था। इसलिए उसने सोच समझ के गोरखा रेजिमेंट बनाई। पंजाब में जो है एक नया अधिनियम बल भी बनाया जो पोस्ट किया गया। ये रेजिमेंट 1857-58 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के लिए मददगार साबित हुआ, जो मैं आपको बता रही हूँ। अब आता है रेलवे। रेलवे बहुत बड़ी एक उपलब्धि है डलहौजी के काल की। डलहौजी ने भारत में आंतरिक संचार की एक नई प्रणाली शुरू की। रेलवे का जनक माना जाता है डलहौजी को। रेलवे का नेटवर्क की परिकल्पना जरा सोचो, उसका क्या था परिकल्पना, कि रेलवे माल उठाएगा जमीन से उठाकर वो बंदरगाहों तक ले जाएगा, बंदरगाहों से स्टीमर में जाएगा और वो इंग्लैंड जाएगा। उसकी स्ट्रेटेजी इतनी थी, केवल उसे हमारा तुम्हारा भला नहीं करना था, देश के हिंदुस्तान के बारे में उसने नहीं सोचा। उसका देश तो ब्रिटेन था, यूके था, उसको तो सारा सामान ही लाद के यूके ले जाना था। तो यही उसका मेन मकसद था, और इसी के लिए उसने प्रयास भी किया। तो रेलवे का निर्माण, जो एक नेटवर्क तैयार किया उसने, बंदरगाहों से जोड़ा जाए, जो वाणिज्य क्षेत्रों को बंदरगाह से जोड़ा जाए, ये उसका मेन था। 1853 में बॉम्बे और ठाणा से जोड़ने वाली रेलवे लाइन बिछाई गई। 26 मील की इसकी दूरी थी। जो पहली रेलवे लाइन आपकी आती है 1854 में कलकत्ता से रानीगंज कोयला क्षेत्र, कोयला है कलकत्ता के अंदर बहुत, कोयला क्षेत्रों से रेलवे लाइन डाली गई। उस समय क्योंकि शक्ति का आधार कोयला था, तो ये रेलवे लाइन डाली गई ताकि वहां से कोयले का व्यापार किया जा सके। और बच्चों, ये पहली रेलवे है। हालांकि हमें थोड़ा सा अंदर से फील आना चाहिए कि हाँ, हिंदुस्तान में ये पहली रेलवे है, लेकिन जब डलहौजी के विचारों को देखते हैं कि उसने ये क्यों बनाई थी, तो वो वाला फील कम पड़ जाता है। पर ये हिंदुस्तान की पहली रेलवे है, जो कि आर्काइव्स के अंदर आपको दिखाई देती है। इंडिया की फर्स्ट रेलवे है। मुंबई से ठाणे के बीच में 1852 में ये तैयार हो चुकी थी। ये पैसेंजर ट्रेन थी, 2 स्टेशन थे जिसके बीच में से जहाँ रेलवे पड़ी थी, और इसका डिस्टेंस 34 किलोमीटर था, लेकिन ये 26 किलोमीटर ही चली थी क्योंकि रेल लाइन यहाँ तक पड़ चुकी थी, तो इसलिए वो वहीं तक चली। 16 अप्रैल 1853 में ये रियल वो रेलवे है उस समय की। ये उसको इनोग्रेट किया गया था। वो है इस तरह से। इसको ये इंजन है, साथ में ये डिब्बे अलग साइड में है जो कि बाद में इसमें कनेक्ट किए गए।
धीरे धीरे सभी महत्वपूर्ण कस्बों में जो है वो रेलवे लाइन को तैयार कर दिया गया। और जाहिर सी बात है, रेलवे लाइन से क्या हुआ, सरकारी खजाना, सरकारी जो खजाना है उसमें बढ़ोतरी तो निश्चित थी, क्योंकि व्यापार बड़ा हो गया। जो व्यापार पहले छोटा होता था वो व्यापार अब बड़ा हो गया। और अब ये जो है सरकारी गारंटी इसके ऊपर जरूरी थी, क्योंकि वो अंग्रेज कंपनी, केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना सब नहीं दिया जा सकता था। सुगबुगाहट दोनों तरफ से हो गई थी। हमारे यहाँ पर इन सुधारों के विरोध में हम खड़े थे, लेकिन वहां ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के लिए भी लोग खड़े हुए थे कि इतना सब एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो ये रेलवे की जो है, इसने लोगों की दूरियां कम की। जाहिर सी बात है, आज भी आप जाते होंगे ट्रेन में, आप बैठे हुए हैं खुर्जा में, आपको दिल्ली जाना है, ट्रेन पकड़ी, बस पकड़ी, ये सारे के सारे सिस्टम तैयार हो गए हैं, हम बड़े आराम से चले जाते हैं। या हम वहाँ बैठे हुए हैं, हमें कर्नाटका जाना है, ट्रेन में बैठते हैं, दूरी कम हो जाती है। दूसरी रीजन क्या होता है, इससे दो भाषा के लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र के लोग मिलते हैं, तभी इनका खाना पीना, इनके कपड़े पहनने का तरीका, इन सब चीजों आदान प्रदान होने से व्यापार बढ़ जाता है। जैसे अभी अपने यहाँ पर जो खाने का जो सिस्टम है वो बदल गया। हम साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद करते हैं। वो साउथ इंडियन खाना तब पसंद करते हैं जब हमने साउथ इंडिया में मूव किया और देखा, तभी तो हम उस चीज को पसंद करते हैं। अब जब हम उसे पसंद करते हैं तो हम स्टॉल लगाते हैं, हमारे को भी इनकम होती है। तो ये एक व्यापार का एक तरीका भी बदल गया। तो एक दूसरे से आने जाने से काफी पहन ओढ़ने में फर्क आ गया। हमारे रोजमर्रा की जो जीवन शैली में हम चीजें इस्तेमाल करते हैं उसमें फर्क आ गया। तो रेलवे ने निश्चित ही क्रांतिकारी एक असर दिया। इसके बाद आता है हमारा टेलीग्राफ। अब पहले जमाने में मम्मी नहीं बल्कि दादी से पूछना, जब टेलीग्राम आता था तो लोगों में डर मच जाता था कि कोई बुरी खबर आई है, क्योंकि टेलीग्राम बड़ी ही विशेष उसमें दिया जाता था। आज का टेलीग्राम सिमटकर हमारे व्हाट्सएप पर आ गया, मैसेज करते हैं, दिस इज द काइंड ऑफ अ टेलीग्राम, हम फटाक से मैसेज करते हैं, ठीक है। अब मैसेज बड़े भी होने लगे हैं, उसकी सीमा रेखा नहीं है। पहले उसकी टेलीग्राम की सीमा रेखा थी, जिसकी शुरुआत 1852 के अंदर डलहौजी ने की थी। कारण ये था कि जैसे कहीं विद्रोह हो जाता है, हमें सेना की जरूरत है, तो वो टेलीग्राम भेजते थे ताकि जल्दी ही उनको जो सेना की सुविधा मिल जाए, या असला मिल जाए, या जो उनको चाहिए साधन, वो साधन मिल जाए। यहाँ पर भी उन्होंने हमारे और आपके विकास के बारे में नहीं सोचा था। यहाँ पर भी ये था कि अगर हमारी सेना कहीं फंस गई है तो टेलीग्राम के जरिए जो है हम अपनी मदद मांग सकते हैं। 1854 में कलकत्ता आगरा पहली टेलीग्राम लाइन जो है 80 मील की दूरी पर तय की गई थी, तैयार की गई। 1857 में लाहौर पेशावर तक बढ़ा दिया गया। बर्मा और रंगून, बर्मा बड़ा सेंटर रहा है उस समय में, बर्मा और रंगून में भी ये लाइनें बिछाई गई, और ये सिस्टम धीरे धीरे करके हिंदुस्तान के कई सारे क्षेत्रों में आ गया। डाक, ये जिस डाक की आज हम बात करते हैं वो भी शून्य सही हो गया, क्योंकि हमारे हाथ में आ गया अब सीधा वीडियो कॉलिंग, और हमारे हाथ में आ गया व्हाट्सएप। तो अब ये डाक, अब चिट्ठी कौन लिखता है बैठ के, पहले संदेशे तो पहले ही आया करते थे। तो उस समय में जो पिता बाहर नौकरी करने जाते थे, आर्मी में जाते थे या कहीं, तो वो अपने परिवार के लिए एक बूस्ट जिसे कहते हैं, उनकी याद आ रही है, उनके लिए वो एक लेटर लिखा करते थे। फिर वो कई महीनों के बाद एक लेटर मिला करता था। अब तो सिस्टम ही खत्म हो गया, अब तो कट 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 करा और मैसेज इधर से उधर का। अभी देख लीजिए, सिस्टम में हम और आप आमने सामने बैठे हुए हैं, अब तो सिस्टम में ही बदलाव आ गया। लेकिन हाँ, इसकी नींव मैं कहूंगी डलहौजी ने उस समय में रख दी जब डाक विभाग की स्थापना उसने की। 54 में एक नया डाक अधिनियम पारित किया गया, और उसके जरिए जो है वो महानिदेशक नियुक्त किए गए। और अभी भी हम निगरानी में होते हैं। अगर हम इनसे सबसे चलते भी हैं ना, तो हम साइबर की निगरानी में होते हैं। हम बेतुके काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम पर भी साइबर कानून लगता है। अगर हम गलत तरीके से किसी चीज को डिलीवर करते हैं तो हम पे साइबर कानून लगता है। तो उसका जो महानिदेशक होता है, उसका जो कंट्रोलर होता है, उसकी स्थापना यहाँ की गई। प्रति अक्षर का एक दान था जो 2 आना था बच्चों, और वो ये था उस समय में। एक टिकट है, पहली डाक टिकट जो जारी किए गए, उसका ये स्वरूप है। ये रानी का चित्र है, जिससे ब्रिटेन की रानी, जिससे कि व्यापार चला करता था। 2 आना ईस्ट इंडिया कंपनी इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये उसी समय का डाक टिकट है। लोक निर्माण कार्यों के अंदर भी उसने सैन्य बोर्ड के निर्माण के प्रभारी को नियुक्त किया। नागरिक कार्यों में सैन्य बोर्ड द्वारा पूरी, मतलब सेना का अच्छे से संगठन उसने किया, सही बात ये है। और लोक निर्माण कार्य के अंदर जो विभिन्न, जैसे सड़क है, पुल है, भवन, सरकारी भवन है,
ये सबका निर्माण कार्य उसने शुरू किया, क्योंकि उसने कई सारी बॉडीज को तैयार किया, बनाया, वाणिज्यिक बॉडी बनाई, उसने सेना विभाग बनाया, उसने रेलवे विभाग बनाया, तो ये सबका निर्माण भी उसे करना पड़ा। तो ये निर्माण कार्य उस समय काफी हुआ, और मुख्य अभियंता यानी इंजीनियर जिसको आप लोग कहते हैं, उनके प्रशिक्षण शुरू किया उसने। इंजीनियर इनकी देखभाल के लिए प्रशिक्षण भी कार्य भी शुरू किया, और वह प्रशिक्षण के लिए जो टीचर है वो इंग्लैंड से बुलाया गया। व्यापार पैमाने पर सिंचाई के कार्य किए गए, क्योंकि अब रेलवे चलने से व्यापार जमीन से सामान जो तैयार हो रहा है उसे ले जाना है, तो जमीन जो सामान दे रही है, जो उर्वर दे रही है, फिर उसकी उर्वर शक्ति भी बढ़ानी है, फिर उसके लिए हमें सिंचाई की व्यवस्था भी करनी है, ताकि ये निरंतर रूप से ये चीज चलती रहे। तो ये उसका कार्य थे। गंगा नहर का उसने जो निर्माण था उसको पूरा किया। 8 अप्रैल 1854 को इसका उसने उद्घाटन भी किया। कई पुल, नहरों का निर्माण किया। ग्रैंड ट्रंक रोड को उसने निर्माण भी किया और बढ़ाया, और टूटी फूटी उसको व्यवस्थित किया और बढ़ाया रोड को। डलहौजी का विशेष योगदान जो था वो रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण। मैंने कहा ना, इंजीनियर बाहर से बुलाया उसने, ताकि यहाँ के लोगों को ये नॉलेज दे कि यहीं बनवाया, निर्माण यहीं कराया जाए, सारी चीज लंदन से ना लाई जाए, यहाँ का ही कच्चा माल यहीं के लिए इस्तेमाल करके तैयार करो, और उस तैयार माल में उस ट्रेन के अंदर जो बाकी जमीन से निकला माल है उसे उठाओ और इंग्लैंड ले जाओ। ये उसका मुख्य ध्येय था। तो ये रुड़की का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसकी नींव रखी है। भारत में पेशेवर शिक्षा से अलग एक तकनीकी शिक्षा के रूप में वो रैंक करता था। मतलब उसको ये नहीं था कि आप जो है वो एक नॉर्मल सी शिक्षा आप लेते रहो, आपको टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। उस टेक्नोलॉजी को सीख कर फिर उस समाज को आपको अर्पित करना चाहिए। उसने इसलिए तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया। जाहिर सी बात है, जब इतनी टेक्नोलॉजी का विकास होगा तो वाणिज्य में सुधार भी निश्चित होगा, क्योंकि सारा मकसद तो व्यापार करने के लिए ही है। कोई अलग से तो कुछ सोच है नहीं इसके पीछे काम कर रही है, सिर्फ व्यापार करना इसके पीछे काम कर रहा है। तो उसने पहली बात मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण किया, यानी अंग्रेजों के लिए उसने फ्री ऑफ कॉस्ट व्यापार शुरू कर दिया। उन्हें टैक्स नहीं देना, उन्हें कुछ टैक्स फ्री कर दिया, तो अंग्रेजों के लिए तो रास्ते खुल गए, यानी सामान यहाँ से धड़ाधड़ जाने लगा, यहाँ से हमारा जो है मनी ड्रेन होने लगा। तो ये डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इस विषय में लिखते हैं कि डलहौजी के वाणिज्यिक सुधारों को भारत की उपज और बाजार तो अंग्रेजी पूंजी के शोषण के लिए खोलने का डिजाइन कहा गया। कि उन्होंने एक डिजाइन दे दिया किस तरह से हमारे व्यापार को, हमारे वाणिज्य को हड़प ले वो पूरी तरह से, ये उन्होंने तैयार किया, जो उसकी स्ट्रेटेजी थी, इसके पीछे ये काम कर रही थी। भारत के सभी बंदरगाहों को मुफ्त घोषित कर दिया, यानी अंग्रेजों को अब उसके लिए टैक्स नहीं देना। अभी जब हमारा कोई सामान बाहर से आता है तो उस पर टैक्स लगता है, उस पर लिखा होता है सामान पे लोकल टैक्स है या इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस या लोकल टैक्स एक्स्ट्रा, ऐसे सामान के ऊपर लिखा हुआ होता है, हम टैक्स पे करते हैं उसके ऊपर। जो माल हमारे से फैक्ट्री से निकलता है हमारे तक आते आते टैक्सेस के साथ वो बढ़कर आता है। ठीक है, तो ये उसने फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। टैक्स फ्री करने का घाटा तो हम हिंदुस्तानी को होना था, हिंदुस्तानी को तो टैक्स था, किंतु जो अंग्रेज थे उनको टैक्स फ्री कर दिया। तो व्यापार जो है हमारे यहाँ से सब ड्रेन होना शुरू हो गया। कराची, बॉम्बे, कलकत्ता के बंदरगाह को विकसित किया गया, लाइट हाउस बनाए गए, यानी व्यापार को बड़े पैमाने पर करने के इंतजाम किए गए। समुद्री व्यापारों पर अंग्रेजी व्यापारियों ने कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, और डलहौजी के वाणिज्यिक सुधार में भारतीय व्यापार को बिगाड़ के रख दिया। जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री थी उसको बर्बाद कर दिया उन्होंने। ये हमारा कच्चा माल उठाते थे, बाहर ले जाते थे, बाहर से तैयार माल हमारे ऊपर थोपते थे। जब हमारा माल यहाँ से ले जाते थे तब भी उनको कोई टैक्स नहीं लगता था, जब वहां से लाते थे तब भी टैक्स नहीं लगता था। यानी हमारा ही माल हमें ही बेचकर तैयार करके हमें दे देते थे। हमारा जो माल यहाँ पर कारीगर बनाता था, अगर वो 10 रुपए का बनाता था तो ये 8 रुपए में देते थे, 2 रुपए सस्ता देते। और हमारी आदत है हिंदुस्तान की, हम सस्ते पे बहुत भागते हैं, हम इस पर नहीं देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो कारीगर है वो, उसके पास मशीनें नहीं होती थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी तो वो मशीनों से तैयार माल यहाँ बेचते थे, तो उनको तो फायदा ही फायदा था, रिंग लगी ना फिटकरी रंग आया, चौका ही चौका। पर हमारे व्यापारी, कॉटेज इंडस्ट्री हमारी बर्बाद हो गई, क्योंकि हमारे व्यापारी इतने औद्योगिक रूप से संपन्न नहीं थे। शिक्षा में सुधार किया डलहौजी ने, उसका भी मुख्य उद्देश्य वही था जो कि बेंटिंग का था, जो मैकाले का था, वही चार्ल्स वुड का भी था। शिक्षा के अंदर 1854 में चार्ल्स वुड को अध्यक्ष बनाया गया इसका। वुड डिस्पैच आया, जो उसने सामने अपना एक पूरा फॉर्म रखा कि किस तरह शिक्षा को विकसित किया जाएगा, वो वुड डिस्पैच कहलाता है। उसके आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली जो नींव रखी है वो डलहौजी ने ही रखी है, जिसके थ्रू हम और आप पढ़ रहे हैं। ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली
डलहौजी की देन है। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, लंदन विश्वविद्यालयों के को स्थापित करने की बात कही गई, विश्वविद्यालय तैयार किए गए। ये है आपका कलकत्ता का उसी समय का विश्वविद्यालय जो आज भी मेंटेन करके रखा गया है। ये लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनाया गया था और ये मिस्टर चार्ल्स वुड हैं जिनके नाम पर जो वुड डिस्पैच लाया गया था। इन विश्वविद्यालयों में परीक्षा, पुरस्कार, इन उपाधियां, इन सब की बात जो आपका अभी सिस्टम है, आपकी परीक्षा होती है, आपकी परीक्षा का मूल्यांकन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आते हैं मेरिट में यूनिवर्सिटी में उनको जो है पुरस्कार दिया जाता है। ये सब उनके द्वारा तैयार किया गया, यानी यूनिवर्सिटी सिस्टम वुड डिस्पैच के थ्रू आया है हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, इन्होंने हमारी प्राचीन शिक्षा खत्म कर दी और इन्होंने जो आधुनिक के नाम पर इन्होंने प्राच्य शिक्षा हम पर थोप दी, जो कि आज हमारे सिस्टम के अंदर वही है। और जबकि हम प्राचीन शिक्षा, हमारे वेदों में हमारी सारी कहानी कही गई है, हमारी जीवन शैली बहुत सुंदर तरीके से उसके अंदर बताई है और अनफॉर्चुनेटली वो इन्होंने खत्म कर दी। और प्रत्येक प्रांत में शिक्षा का एक अलग विभाग स्थापित कर दिया। उसके अलावा सरकार को निजी निकायों द्वारा खोले गए शैक्षणिक संस्थान थे उनको अनुदान के लिए प्रेरित उनको दिया गया। डलहौजी ने वुड की सिफारिश के आधार पर एक शिक्षा विभाग का फिर से पुनर्गठन किया। और अब इन सुधारों का प्रभाव क्या था, जो बहुत खतरनाक प्रभाव था, वो 1857 का विद्रोह जो था वो था। इसके पीछे कई सारे कारण थे, ऐसा नहीं कि सारे काम बुरे हुए उसके। भाई अगर उसने कन्या भ्रूण हत्या को मना किया तो कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन लोगों को ये लगा ये हमारी परंपरा का हिस्सा है, तो वो लोग खड़े हो गए विद्रोह में। विधवाओं के पुनर्विवाह की बात भी गलत नहीं थी, पर लोगों को लगा कि हमारी संस्कृति पे आघात है, वो लोग भी खड़े हो गए इनके अपोज में। सेना के अंदर सैनिकों तक तो इन्होंने रखा, पर ऊंचे पद भी नहीं दी, तो सेना को भी अंदर से खलबली मचने लगी। तो ये धीरे धीरे करके ये सारे सुधार, लोगों में र्यूमर आ गया कि जो तार की व्यवस्था की गई है वो हमारे गले में तार डाल के हमें मारा जाएगा, जो मर्चेंट नेवी बना है वो हमें समुद्र में लेके जाके डुबाया जाएगा, मारा जाएगा। तो ये जो चीजें रेलवे के नीचे हमें काट के मारा जाएगा, ये एक र्यूमर की तरह जो आज भी अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में ये चीजें बहुत तेजी से उड़ती हैं। आज भी ये चीजें सत्ता का परिवर्तन कर देती हैं, जो कि हमें समझना चाहिए कि हकीकत इसके पीछे की कितनी है, क्या वास्तव में ऐसा ही है। और धीरे धीरे करके जो है वो डलहौजी के ये जो काम है वो तो चला गया हिंदुस्तान से, लेकिन 1857 का बहुत जबरदस्त विद्रोह दे गया था। 1857 के विद्रोह को जब हम पढ़ेंगे तो उसके कारणों के साथ हम लेके चलेंगे। अब जो कल हम लेंगे बच्चों, वो डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, लैप्स की नीति है, उसकी राज्य हड़प नीति, उसको हम कल विस्तार पूर्वक देखेंगे, क्योंकि आज समय का खत्म भी हो गया, तो हम इस चीज को कल देखेंगे। आप लोगों के अंदर यदि कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो बच्चों, और अभी नहीं तो बाद में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और अपना परिवार का सबका बेहद ध्यान रखो, विशेषकर बुजुर्गों का, क्योंकि जो टाइम अभी है इसमें बुजुर्गों के लिए थोड़ा कष्टकारी समय है। आवश्यक ना हो तो घर से बाहर वो निकले ही नहीं तो अच्छा है ना। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, समय बहुत अच्छा जाए, फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। ठीक, बाय।